कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। और एनएमएमएस का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए ये पेपर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 19 जनवरी 2025 का जो पेपर होगा, उसके अलावा आपके अन्य स्टेट के भी जो पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2025 का पेपर हो चुका है एक पेपर, तो ये इसको अपन सोल्व करने वाले हैं। और आपके भी पेपर बाकी है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और इसमें जो प्रश्न आए हैं उनको देख के आपको अपनी तैयारी करनी, ताकि आपके आने वाला पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। ये पेपर है आपके एनएमएमएस परीक्षा 2025 का जो है आपके यूपी में हो चुका है और आपके पेपर बाकी है तो इसको शुरू से अंत तक अच्छे से देख लेना। मैं आपको डिटेल से इसके आंसर की सहित इसको आपको बताने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। कक्षा 8 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप जाके टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। ऐप के अंदर आपको 2016 से लगा के 2024 तक जितने भी पेपर हुए, इवन ये 2025 का पेपर भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये वाला पेपर आपको इस ऐप के अंदर आपको उपलब्ध है, तो आप जो उसमें टेस्ट सीरीज में ये सारे पेपर देख सकते हैं। और ऐप के ऊपर आप जो टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। सामाजिक विज्ञान और गणित की तीनों ही विषय की आपके जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। चैप्टर वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं। मैथ का पेपर भी आप दे सकते हैं। सभी पेपर आप जो टेस्ट के रूप में आप ऐप के ऊपर दे सकते हैं। टेस्ट का जो है लिंक है ऐप का, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे टेस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में अपन 2025 का जो आपका पेपर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके जो मैथ के प्रश्न पूछेंगे वो 90 प्रश्न आएंगे मैथ के, और सेट के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके 90 आएंगे। तो सेट वाले के 3 पार्ट होते हैं। शैक्षिक अभिरुचि वाले जो चैप्टर होगा उसमें टेस्ट होगा पेपर में, उसमें 3 भाग होंगे। एक तो आपका विज्ञान का आएगा प्रश्न, विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं। सामाजिक के भी आपके 35 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और गणित के आते हैं आपको, गणित का जो पेपर होगा उसके आपके 20 प्रश्न आते हैं। तो 35 और 35 70 और 20 90 प्रश्न आपकी गणित, विज्ञान और सामाजिक के आएंगे, और 90 प्रश्न आपके मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके इस प्रकार से जो प्रश्न मेंटल एबिलिटी के भी पूछे जाएंगे। तो मेंटल एबिलिटी वाला जो पेपर है वो भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और ऐप के ऊपर टेस्ट वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना है, और टेस्ट तब तक देते रहना है ऐप के ऊपर जब तक कि आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाए। तो आज के इस वीडियो में आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका सेट वाला, वो चेक करेंगे। 90 प्रश्न आपकी जो सेट के पूछे जाते हैं वो सेट वाले प्रश्न इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो पहले अपन साइंस के 35 प्रश्न देखेंगे, फिर आपके सोशल साइंस के एसएसटी के 35 प्रश्न देखेंगे, फिर आपके जो गणित के 20 प्रश्न सोल्व करेंगे। 90 प्रश्नों का ये एक ही वीडियो में सोल्यूशन अपन देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और इसका जो सेट का जो पहला प्रश्न है वो अपन इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो पावर नहीं, एनर्जी कहेंगे, पावर अलग हो जाएगा, शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? एनर्जी कहा जाता है। और कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो सेम ही होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है, उसको जूल से लिखते हैं। क्या होता है इसका यूनिट? क्या होती है? जूल होती है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये आपको याद रखना है। कार्य करने की जो दर है उसको शक्ति कहते हैं, और क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वस्तु गतिशील है? गतिशील वस्तु क्या होती है? गतिशील वस्तु मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे खुद चल सकती है। तो आप इसमें से देख के बताना, क्या मेज, क्या टेबल एक स्थान से दूसरे स्थान पे खुद जा सकती है? नहीं जा सकती है। टीवी खुद नहीं चल सकती है, अलमारी खुद नहीं चल सकती, लेकिन पक्षी, उड़ता जो पक्षी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। तो फ्लाइंग बर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उड़ता हुआ पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आराम से जा सकता है। तो आंसर क्या करेंगे इसका? अपन उड़ता हुआ पक्षी कर देंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते। कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलता हुआ आधे वृत्त के रास्ता तय करता है, तो उसका विस्थापन कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये मान लो एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्ताकार पार्क है, और इसका जो आधा वृत्त ये हो जाएगा, व्यास जो होगा उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये आर त्रिज्या इसकी, तो त्रिज्या अगर ये आर है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुना होता है। याद कर लेना इसको। जैसे आपसे कोई पूछे कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? तो 2 इंटू 7 बराबर 14 हो जाएगा। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर त्रिज्या की बात करें तो वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है, सॉरी व्यास अगर उसका 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 का भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर वापस आ जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका विस्थापन कितना होगा। विस्थापन क्या होता है कि जो बिंदु अपन ये ए से दूरी तय करके बी पे जाएगा, ये या ऐसे घूमते घूमते आधे वृत्त में ऐसे घूमेगा, तो ये सीधी दूरी, विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी को अपन विस्थापन कहते हैं। ये वाली दूरी विस्थापन है। तो ये कितनी हो जाएगी? आर और आर 2r हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या करेंगे? इसके व्यास के बराबर आएगा 2r, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। डायमीटर के बराबर में इसका जो
जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 94 है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका उत्तर भी आपको क्या याद कर लेना? जूल याद कर लेना है। करेक्ट आंसर रहेगा आपके जूल। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? जूल उसका मात्रक होता है। जूल और किसका मात्रक होता है? तो कार्य का मात्रक होता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक होता है, याद कर लेना। और न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपके गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसका मान होता है, ठीक है, ये जी का मान होता है। और पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो मात्रक होता है वो दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है, याद कर लेना। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब किससे लिखते हैं? दाब का सूत्र होता है, देखो, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। ये P बराबर F, P इक्वल टू F अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका जो फॉर्मूला होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल जो चार्ल्स पास्कल थे उनके सम्मान में इसका नाम है जो पास्कल रखा गया है। आपको कमेंट करके बताना है आपको कि इसका जो बल का मात्रक है वो क्या होता है, ठीक है। बल का मात्रक आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है आपके 95 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है? तो कोई भी अगर गतिशील वस्तु है तो उसके दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है? तो गतिशील वस्तु की दूरी और विस्थापन में दूरी ज़्यादा होती है और विस्थापन कम होता है, या इसके बराबर भी आ सकता है। जैसे भी अपने ऊपर चर्चा की थी ये वाला, तो इसकी जो विस्थापन है वो 2r भी हो सकता है और ये जो दूरी है वो 2r से ज़्यादा भी हो सकती है। दूरी तो देखो, दूरी अलग चीज़ है, दूरी a से b तक ये दूरी हो जाएगी, ये आधी जो परिधि इसकी दूरी है, और विस्थापन ये सीधा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, बराबर भी हो सकता है और उसके ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या करेंगे? ये दूरी ज़्यादा होती है, विस्थापन कम होता है, या फिर इसके बराबर होता है। अगला प्रश्न की ओर देख सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? जो कंपन करने वाली वस्तु है, जो फ्रिक्वेंट जो होती हैं, वाइब्रेटिंग जो बॉडी होती है, उसकी जो वाइब्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एक वाइब्रेशन को क्या कहेंगे, ये मैं पूछा जा रहा है। तो उसको कहा जाता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तड़ित चालक किससे बनाया जाता है? तड़ित चालक जो होता है, ठीक है, लाइटिंग जो कंडक्टर होता है वो किससे बनाया जाता है? वो कांच से बनते हैं, ग्लास से, या फिर रबर, या फिर कॉपर तांबा से, या फिर स्टील से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तांबा, जो चालक धातु होती है उससे बनाया जाता है। 97 का करेक्ट आंसर आपने तांबा हो जाएगा। और तांबा को कॉपर कहते हैं बच्चों, कॉपर को Cu से लिखा जाता है, आपको याद कर लेना है। इसके अलावा एक तत्व होता है सोडियम। तो सोडियम को किससे लिखते हैं बच्चों? सोडियम को Na से लिखा जाता है। इसका लैटिन भाषा में नाम नेट्रियम होने के कारण इसको Na से लिखते हैं। और सोडियम को मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है, याद कर लेना इसको, मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है। इसको खुले में छोड़ने पे या पानी में डालने पे आग लग जाती है अपने आप, बहुत ही क्रियाशील धातु होती है ये सोडियम। अच्छा, एक धातु ऐसी है जो कि द्रव अवस्था में होती है, कौन सी होती है? मुझे कमेंट करके बताना। देखिए, कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, मेटल जो कि आपके लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको आपको नाम कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दीप्त वस्तु है? दीप्त क्या होती है? चमकने वाली वस्तु। कौन सी चमकने वाली वस्तु नहीं है? बच्चों, नहीं पे विशेष ध्यान रखना है। देखो, नहीं का मतलब क्या है कि 3 चीज़ें तो इसमें चमकने वाली हैं और एक चीज़ ऐसी जो चमकती नहीं है। तो बच्चों, कौन सी नहीं चमकती है? किताब चमकती है क्या? सूर्य चमकता है क्या? LED चमकती है क्या? तारे चमकते हैं क्या? बच्चों, इसमें 3 चीज़ें चमकती हैं। ये सूर्य, LED और तारे तो चमकते हैं, लेकिन अपनी जो बुक है वो नहीं चमकती हैं। ये बुक खुद नहीं चमकती है, लेकिन इसको जो पढ़ता है उसको चमका देती हैं, ये पक्का बात है। तो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, ठीक है। ये ऑनलाइन जो सोशल मीडिया में अपना समय खराब करते हो, इसमें आपका नुकसान ही होता है, इससे कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता नहीं है। तो आप अपनी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आपको चमका देगी, ये फिक्स बात है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चमका देगी, लेकिन खुद नहीं चमकती है। अगला प्रश्न आपके ये है कि समतल दर्पण पर अभिलंबित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? देखो, ये समतल दर्पण, ये वाला एक मिरर है, ठीक है, ये आपके प्लेन मिरर हो जाएगा, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ये होता है एक काल्पनिक रेखा होती है जो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। इसको नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है, अभिलंब होता है ये। और ये कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस अभिलंब पर जो आपतित होती हैं, ये इसी के ऊपर आती हैं, तो अभिलंब पर आपतित होती है तो वापस जितने कोण से इसके साथ, जितने डिग्री का इसके साथ कोण बनाएगी, उतने ही डिग्री के कोण के साथ वापस चली जाएगी। क्योंकि याद कर लेना, समतल दर्पण के लिए प्रकाश का जो परावर्तन का नियम होता है, कोण I बराबर कोण R होता है। तो जितने का आएगा उतना ही कोण से वापस जाएगा। तो आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब के साथ में
जो आने वाली किरण जितना कोण बनाती हैं उसको अपन आई कहते हैं, उसको अपन आई कहते हैं। ठीक है, ये आपके आई होता है, आपतन कोण होता है। और अभिलंब के साथ जाने वाली जो किरण है जितना कोण बनाती है परावर्तन के बाद में उसको अपन आर कहते हैं। ठीक है, उसको रिफ्लेक्शन एंगल कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये आई और आर दोनों बराबर होते हैं, ये फिक्स है। मान लो आई का मान 30 डिग्री है तो आर का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स होता है। तो ये कह रहा है कि ये तो इसके अभिलंबवत आपतित होती है, यानी कि जितना ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है इसी पर आती हैं। तो ये इसके साथ कितने का कोण बनाएगी, जब इसी के ऊपर ही आएगी तो इसके तो कोण कुछ बनेगा ही नहीं। 0 डिग्री का कोण है तो 0 डिग्री का कोण है तो 0 डिग्री से ही वापस चली जाएगी। 90 डिग्री कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, उसके ऊपर ही जा रही है। तो ऊपर ही जा रही है तो इसका जो कोण होगा वो आपके 0 डिग्री का रहेगा। तो कोण आई का मान 0 है, कोण आई का मान 0 है तो कोण आर का मान भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो कोण आई और आर बराबर 0, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई बराबर आर बराबर 0 होगा इसमें। और हमेशा ये ध्यान रखना कि आई बराबर आर होता है, ये परावर्तन का नियम है। और अगर आपको आई का मान देखिए आर का मान पूछ ले तो आप लिख लेना जितना आई होगा उतने आर होगा। आई का मान अगर आपको 30 डिग्री दे रखा तो पूछे कि आर का मान कितना होगा, तो आर का मान आपके 30 डिग्री ही होगा। मान लो आपसे आई का मान देखें, ये यहाँ का मान देखें, ये वाला कोण देखें, ये वाला कोण पूछ लें या फिर ये वाला कोण पूछ लें कि ये इस जो आपतित किरण है वो परावर्तक पृष्ठ के साथ में मान लो 60 डिग्री का कोण बनाती है। आपसे पूछे कि इसका जो परावर्तन कोण कितना होगा, तो ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला ध्यान में रखना है, ये 90 डिग्री का कोण है पूरा, अभिलंब और ये पृष्ठ वाला 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये आई का मान ज्ञात करने के लिए 90 में से 60 को घटा लेंगे तो ये आई का मान 30 आ जाएगा। जितना आई होता है उतना ही आर होता है, तो ये भी आपके 30 हो जाएगा। तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके इनमें से कौन सी पारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी वस्तु क्या होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके आर पार अपन देख सकते हैं। जिनके अपन आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी वस्तु होती है। ठीक है, और जिसके नहीं देख सकते वो अपारदर्शी होती हैं। जैसे दीवार है तो क्या दीवार के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, वो अपारदर्शी है। लेकिन कांच के आर पार देख सकते हैं, जो स्वच्छ कांच होता है, जो ग्लास होती है उसके अपना आर पार देख सकते हैं। मिरर अलग चीज़ है, अपने जो मुंह देखने का मिरर होता है उसके आर पार अपन नहीं देख सकते हैं, वो मिरर है। लेकिन कांच जो होता है जिसके दोनों तरफ है, जो पॉलिश की हुई नहीं है, बिल्कुल प्लेन होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके जो प्रिंसिपल सर हैं उनकी टेबल के ऊपर एक कांच लगा होता है, ग्लास लगी होती है। तो प्रिंसिपल सर की जो टेबल के ऊपर कांच होता है उसके नीचे जितने भी कागज़ वगैरह होते हैं उन सभी को अपन आराम से पढ़ सकते हैं, तो वो पारदर्शी है। या पेन होता है, आपके जो पेन होता है जिसके अपन अंदर जो आपकी जो रिफिल है वो आप देख सकते हैं, तो वो भी आपके पारदर्शी पेन होता है। जिसके आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी हो जाएगा। तो इसमें देखो दफ्ती का टुकड़ा, कार्डबोर्ड, इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। धातु की चादर के आर पार भी नहीं देख सकते हैं। दर्पण के अंदर भी आर पार नहीं देख सकते हैं। दर्पण के अंदर तो आपको अपने ही फोटो दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। स्वच्छ कांच जो होगा उसके अंदर आप जो अपना आर पार देख सकेंगे। इसके अलावा जो साफ़ पानी होता है, साफ़ पानी, स्वच्छ पानी, जैसे बहुत जो एक स्थिर पानी होता है, जैसे नदी का जो स्थिर पानी होगा उसमें आप उसके पेंदे में क्या चीज़ है वो आराम से देख सकेंगे, लेकिन खराब पानी में नहीं देख पाएंगे। तो साफ पानी है, स्वच्छ कांच है, इनके आर पार अपन वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ऐप के ऊपर आपको टेस्ट देना है। ऐप अगर आपका जो सपना है इस बार है जो 48,000 की छात्रवृत्ति प्राप्त करने का, तो ज़रूर आप जो ऐप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। 49 की टेस्ट रुपीज़ है। अगर आप उसको परचेज़ करते हैं और आप जो टॉप 3 बच्चों में आते हैं ऐप के अंदर, जो टेस्ट सीरीज़ में टॉप 3 बच्चों में जो बच्चे आएंगे, उन टॉप 3 बच्चों को यहाँ पर आपको जो 1100 रुपये की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। तो उसके लिए भी आपको जो ऐप के ऊपर टेस्ट देना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन बच्चों के ऐप के अंदर जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनको अपनी ओर से यहाँ पे 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि वो दी जाएगी। इसके अलावा आपके जो बच्चे 8वीं क्लास में मेरिट में आएंगे ए ग्रेड के साथ में, तो उन बच्चों को जो सरकार टैबलेट भी देगी। तो आपकी सारी तैयारी 49 रुपये में ही करवाई जा रही है। आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी 49 रुपये में ही करवाई जाएगी। तो आप वो पे करके वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। नेक्स्ट आपके 101 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है अपने ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है। तो देखो दो चीज़ में, एक तो आपके सेल्सियस में मापते हैं, एक अपने फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो सेल्सियस की बात करें तो आपको याद करना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो आपको याद करना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोनों टेम्परेचर आपको याद करना, ये स्केल होती है तापमान मापने की। सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन नंबर 102 जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष में जो वर्णों का रंग वो क्या होता है। तो इसका जो आंसर है 101 का वो 90
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है या 98.6 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। तो आपको केवल ये जो सही उत्तर है वही आपको अच्छे से याद करना है। इंद्रधनुष जो होता है उसका मध्य में रंग कौन सा होता है? 102 का जो आंसर है अपने इसमें ऑप्शन नंबर ए हरा हो जाएगा। तो इंद्रधनुष जो होती है इसमें आपके 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बच्चों? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक आपको याद कर लेनी, बे नी आ ह पी ना ला, ये शॉर्ट ट्रिक है ना, या विबग्योर आप याद कर सकते हैं। तो बे नी आ ह पी ना ला, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक है? तो बे से बैंगनी हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, आ से आसमानी हो जाएगा, ह से हरा हो जाएगा। तो ये हरा बीच में आता है, देखो सेंटर में आता है हरा। ये हरा में देखो इधर 3 छूट जाएंगे, 3 कलर इधर छूटेंगे, 3 कलर इधर छूटेंगे, तो हरा बीच में आएगा। और ये पीला, नारंगी और लाल, इस प्रकार से क्रम रहता है आपके रेनबो में। तो मिडिल जो कलर है वो रेनबो का कौन सा होगा? अपने इसका आंसर अपने ग्रीन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 103 है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि निकटदर्शी दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकटदर्शी दोष क्या होता है? निकटदर्शी दोष में निकट की चीज़ें तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं। मायोपिया जो होता है, जो साइटनेस होता है, मायोपिया या साइटेडनेस जो होता है, इसमें आपको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं अच्छी दिखती हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है इस रोग में या इस दोष में, तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? इसका जो मिरर, इसका जो आपके ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो आपके 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रेटिना से पहले या रेटिना के सामने ही बन जाता है। रेटिना से पहले या रेटिना के सामने ही बन जाता है। इस कारण जो उसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं और पास की वस्तुएं इसको साफ दिखती हैं। निकट का मतलब इसको ऐसा नहीं है कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती हैं, निकट की तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। कुल मिला के वो किताब तो पढ़ लेगा लेकिन मान लो 100 मीटर दूर या बोर्ड के ऊपर कोई लिखा हुआ है तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, उसको अपन निकटदर्शी दोष में कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए आप में से भी कई सारे बच्चे जो ग्लास यानी कि चश्मा लगाते हैं, उनके ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कई बच्चे जो किताब तो ढंग से पढ़ लेते हैं लेकिन क्लास में जो बोर्ड पे वो जो लिखी हुई चीज़ें उनको साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो फिर उनके एक जो लेंस लगता है, वो जो लेंस होता है जो उसमें आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जिन बच्चों के ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे किताब तो पढ़ लेते हैं, पास की चीज़ें तो देख लेते हैं लेकिन दूर बोर्ड पे लिखी चीज़ नहीं पढ़ पाते, उनके कौन सा लेंस होता है बच्चों? तो अवतल लेंस होता है। आप में से किसी बच्चे के हो अवतल लेंस तो कमेंट करके बताना, देखिए किस किस के ये अवतल लेंस लगा हुआ है। आपको अगर बोर्ड पे लिखी चीज़ साफ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब आपके अवतल लेंस लगा हुआ है। और जिन बच्चों को बोर्ड पे साफ दिखता है लेकिन किताब नहीं पढ़ पाते, किताब में लिखा हुआ साफ नहीं पढ़ पाते, उनके दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीज़ें साफ दिखेगी लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं। तो उनके दूर करने के लिए उनका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाद में बनता है या रेटिना के पीछे बनता है। दूर वालों के रेटिना से दूर पीछे बनता है। तो ये दूर बनता है तो फिर इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। तो ये अवतल और उत्तल दोनों लेंस अच्छे से याद कर लेना। फिर आपके अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि इसको एक बार से ज़्यादा बार काम में ले सकते हैं, बार बार काम में लो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको नवीकरणीय कहते हैं। एक बार काम में ले लिया वापस काम में लेंगे तो भी वो समाप्त नहीं होगा, तो ये असमाप्त होने वाले होते हैं। लकड़ी को एक बार जला दिया तो उसको दोबारा काम में नहीं ले सकते, राख हो जाएगी वो। डीजल एक बार, तो डीजल अगर एक बार ही काम में लेते तो बार बार पेट्रोल पंप पे जाना ही नहीं पड़ता। फिर तो पेट्रोल भी ये जो एक बार ही काम में ले सकते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाया वो ख़त्म होती है दोबारा वापस डलवाना पड़ेगा। तो इनको एक बार काम लेने पर वापस से जो दूसरी बार जो डलवाना पड़ता है, ये एक बार से अधिक बार काम में नहीं ले सकते। लेकिन सौर ऊर्जा आपके स्कूल में या आपके जो मारवाड़ क्षेत्र में की जो जोधपुर जैसलमेर वाले ज़िले हैं, इन ज़िलों में जो आपने ये सोलर पैनल देखे होंगे अधिकतर बच्चों ने, तो वो सोलर पैनल जो लगे होते हैं स्कूलों के ऊपर, वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। वो ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती, सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होगी। जब तक सूरज है तब तक ऊर्जा चलती रहेगी। तो ये सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है? आपके नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा ये गैर परंपरागत हैं। ये बाकी जो दिखाई दे रही है परंपरागत है। परंपरागत क्या होते हैं? जो सालों से चले आ रहे हैं, कई सालों से अपने जो दादा परदादा के समय से चले आ रहे हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? परंपरागत कहते हैं। ये परंपरागत और आपके अनवीकरणीय होते हैं। परंपरागत भी होते हैं, परंपरागत और अनवीकरणीय होते हैं, मतलब इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। जबकि ये सोलर एनर्जी जो होती है, जो सोलर पावर होता है, एनर्जी होती है, इसको एक बार से ज़्यादा बार काम में ले सकते हैं।
और ये रीन्यूएबल भी होता है, एक बार से अधिक बार उपयोग में लिया जा सकता है। और ये आपके नवीकरणीय है, एक बार से दूसरी बार इसको काम ले सकते हैं। इसके अलावा ये गैर परंपरागत है, मतलब ये आधुनिक साधन है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति का नाम बताना है कि ऐसी कौन सी युक्ति है जो आपको केमिकल जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो केमिकल से इलेक्ट्रिक ये आपका जो होता है वो सेल में होता है। कहाँ होता है? ये सेल में होता है। तो याद कर लेना बच्चों, सेल में विद्युत सेल जो होता है, सोलर सेल नहीं, विद्युत सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, ये इलेक्ट्रिक सेल में आपके जो ये प्राथमिक द्वितीयक अलग अलग प्रकार के डेनियल सेल वगैरह आते हैं, इनमें इनको पहले चार्ज कर लेते हैं विद्युत रासायनिक, इसमें केमिकल होता है जो कि इसमें ऊर्जा देता है और ये फिर आपको इलेक्ट्रिक सेल ऊर्जा के रूप में इसको रूपांतरित कर देता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे अपन? विद्युत सेल कर देंगे। और विद्युत मोटर क्या होती है? तो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। जैसे विद्युत मोटर अपने पंखे में जो लगी हुई, पंखे को करंट देंगे तो घूमने लगेगा, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अपने क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच कौन सा है? तो क्रोमियम जो ऑक्साइड है उसको मिलाएंगे तो इससे निर्मित कांच कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो किस रंग का कांच होगा? वो आपके हरे रंग का कांच होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो क्रोमियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो जो ग्लास मिलेगा वो अपने ग्रीन कलर का मिलेगा। अगला प्रश्न है बच्चों ये 107 नंबर वाला कि पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का सही क्रम कौन सा है? तो पदार्थों में जो अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले ठोस में ज़्यादा लगता है, फिर द्रव में कम लगता है और गैस में सबसे कम लगता है आकर्षण बल। इसी कारण ठोस असंपीडित होती है, इसको अपन दबा नहीं सकते हैं। द्रव को थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है और गैस को अपन संपीड़ित कर सकते हैं। तो इस संपीड़ितता के गुण के कारण ही आपने देखा होगा कि एलपीजी जो या फिर सीएनजी के गैस होते हैं इसको सिलेंडर में भरा जा सकता है। अच्छा, इसको आपको कमेंट करके बताना कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। दोनों का आपको नाम कमेंट करके पूरा बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर है अपना ये 108 प्रश्न की प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है। अब प्रत्यावर्तित क्या मतलब क्या होता है? रिवर्सेबल, इसको उत्क्रमणीय कहते हैं। प्रत्यावर्तित को और हिंदी में क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। मतलब वापस पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे मान लो रबड़ है, रबड़ ने अपने ये रबड़ था है ना, ए से बी तक एक रबड़ है। अब रबड़ ए से बी तक है और इसको अपने खींचा तो ये ए बी वाला जो स्थान है वो कहाँ पे चला गया? सी पे आ गया। जब इसको खींचेंगे, बल लगा के खींचेंगे तो ये ए से सी पे आ जाएगा। जब इसको बल को छोड़ेंगे, इनकी इस स्थान से इसको छोड़ेंगे तो वापस ये कहाँ पे चला जाएगा? बी पे चला जाएगा। तो यानी कि ये पहले वाली अवस्था में वापस आ सकता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? रिवर्सेबल कहते हैं। इनकी वापस रिवर्स में आ सकते हैं। इनकी ये प्रत्यावर्तित है, इसको अपन उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। अनुत्क्रमित क्या होता है? अनुक्रमित वो होता है जो एक बार जो काम हो गया उसको वापस पहले की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लो आपके पास है जो कागज़ था, ठीक है, कागज़ को आपने जला दिया तो वो आपके सामने क्या चीज़ आएगी? राख बन जाएगी। कागज़ को जलाने पर केवल राख ही मिलेगी। क्या राख से वापस कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये आपके जो ये आपके जो प्रत्यावर्तित नहीं होता है ये कागज़ को जलाना, ये आपके अनुत्क्रमित होता है। क्या होता है? अनुक्रमित होता है। तो ये रिवर्सेबल जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, ये फिजिकल चेंजेस होता है। क्या होता है? फिजिकल चेंजेस होता है। तो इसमें कौन सा जो प्रत्यावर्तित है? दूध का फटना, क्या दूध को फटने के बाद में वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। दूध को फटने पर तो इसका पनीर ही बनता है। दूध फटने के बाद तो नया पदार्थ पनीर ही बनता है। मोम का पिघलना, हाँ, मोम का पिघल जाता है तो मोम पिघलने के बाद में वापस मोम को मोम बना देंगे, ठोस अवस्था में आ जाएगा वो। तो मोम का पिघलना एक प्रत्यावर्तित उदाहरण है। ये आपके फिजिकल जो चेंजेस होता है, जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्जी पक गई, क्या वापस सब्जी बना दूंगी उसको, है ना? सब्जी बना दी और सब्जी पक गई तो सब्जी पकने के बाद में उसको वापस सब्जी नहीं बना जा सकता है। तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन ये तीनों, और ये वाला जो होता है वो अपने भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ये अस्थायी होता है, ठीक है, जो इसको वापस पूर्व अवस्था में भी लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो आपके स्थायी होता है। एक बार दूध फट गया तो फिक्स है, स्थायी रहेगा, वापस उसका दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये अनुत्क्रमणीय भी होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। तो आप कमेंट करके बताना कि बर्फ़ का पिघलना ये किस प्रकार का परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है? आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 109। गैलेना किसका अयस्क है? तो बच्चों गैलेना जो है आपके एल्यूमिनियम का, गैलेना जो होता है वो किसका अयस्क होता है? ये लेड का, पीबी लेड का ये अयस्क होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैलेना लेड का अयस्क है।
और एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइड इसका एस्क होता है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइड, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना कि सिनेबार जो होता है, ये सिनेबार किसका एस्क होता है। सिनेबार उसका एस्क है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वो मेटल है। धातुएं जो कि द्रवावस्था में पाई जाती हैं उसका ये एस्क होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना, ये एस्क होता है आपके सिनेबार, वो उस धातु का एस्क है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप नाम कमेंट करके इसको बताना है। नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का ताप कितना होता है। अधो बिंदु क्या होता है, जो लोअर पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, लोअर पॉइंट टेम्परेचर, वो आपको बताना है। तो 110 में जो सही आंसर आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्या होगा इसमें, 2.32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका उत्तर 32 डिग्री करेंगे। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहा जाता है, इसको परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर देखो ये परमाणु है, तो परमाणु के अंदर ये गोल परमाणु होता है, और परमाणु के अंदर नाभिक होता है। और नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, मौलिक कण होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक आपके न्यूट्रॉन होता है। और नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं, ठीक है, इन वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, और आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, नहीं तो धनात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक होता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको पूरी 8वीं क्लास की जो तैयारी आपको करवाऊंगा। कई सारे बच्चों ने अब अभी जो 9वीं क्लास में है उन्होंने तैयारी की थी गए साल भी, और इन्होंने टैबलेट प्राप्त किया है। तो अगर आपका भी सपना है टैबलेट लेने का तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे यहाँ पे लगातार जुड़े उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और टेस्ट ज़रूर देते रहना, ऐप के ऊपर टेस्ट आप तब तक देते रहना है जब तक कि आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाए। और 49 वाली टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी, NMMS की तैयारी भी हो जाएगी, और आपका जो अगर नवोदय की परीक्षा देनी है तो उसकी भी तैयारी आपको उसके अंदर हो जाएगी। तो पुराने पेपर आपको ज़रूर इसमें देख लेना है। 49 रुपये की टेस्ट सीरीज़ में 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज इसलिए लेनी ज़रूरी क्योंकि आपके जो पुराने पेपर सभी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 16 से लगा के 2024 तक मॉडल पेपर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको ऐप के अंदर मिलेगी। तो आप इसमें ले सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे नहीं है तो आप किसी दूसरे की UPI ID से भी आप अपना जो ऐप के अंदर वो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। आप उसको 50 रुपये दे के अपना जो उसके UPI ID डाल के और अपना जो ऐप के अंदर वो टेस्ट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 112 नंबर है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है भेड़ों के रेशों की चिकनाई, धूल, गर्त निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उसको। तो भेड़ जो होते हैं उनकी रेशें, ऊन जो होती हैं, उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इस प्रक्रिया को कहा जाता है अभिमार्जन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अभिमार्जन, स्कोरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपकी क्वेश्चन नंबर 114 है HCl और NaOH दोनों मिलाएंगे तो ये X ये क्या बनेगा आपको वो बताना है, और H2 और उष्मा मिलती है। तो देखो बच्चों, आपने नाम सुना होगा, एक अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया ये क्या होती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, इसमें ये होता है कि अम्ल और क्षार मिलकर, अम्ल प्लस क्षार मिलेंगे तो लवण और जल मिलता है और उष्मा निकलती है। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनते हैं, एक तो लवण बनेगा, एक आपके क्या बनेगा, जल बनेगा, और थोड़ी मात्रा में उष्मा निकलेगी। तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्ल कौन सा है, तो अम्ल तो है बच्चों इसमें HCl। हाइड्रोक्लोरिक जो है उसमें आपके अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और NaOH ये कास्टिक सोडा होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलेंगे तो इसमें एक तो लवण मिलेगा और एक जल मिलेगा। तो जल तो बना हुआ है H2O, उसमें भी निकली हुई है, तो X क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो लवण कौन सा बनेगा, तो इधर से तो आएगा बच्चों ये Cl, इधर से आएगा Na, तो ये NaCl मिलेंगे, दोनों क्या मिलेंगे, NaCl मिलेंगे। तो ये X जो होगा वो आपके NaCl होगा। और ये H और OH, H प्लस OH मिलकर क्या बनाएंगे, ये H2 हो जाएंगे, तो H2O हो जाएगा। ये पानी का सूत्र है। तो जल का सूत्र ये H2 होता है, और नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। तो बच्चों इसमें क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साधारण नमक जो अपन भोजन में नमक काम में लेते हैं वो उसका सूत्र होता है NaCl। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। NaCl भोजन का जो साधारण नमक होता है उसका सूत्र होता है। HCl होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और बाकी इसमें जो NaOH है ये कास्टिक सोडा का सूत्र होता है, ये क्षार होता है, ये आपके बेस हैं, ये क्या है, क्षार है। आपको एक तो उत्तर कमेंट करके बताना है। प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि एक तो अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना कि अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, कौन से अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। एक आपको बताना है फलों का राजा किसको कहते हैं, फलों का राजा किसको कहा जाता है। एक आपको बताना है कि दालों का राजा किसको कहते हैं,
दालों का राजा किसको कहा जाता है? ये 3 चीज़ें, 3 राजाओं के नाम आपको कमेंट करके बताना है। अम्लों का राजा, फलों का राजा, दालों का राजा, तीनों के नाम आपको कमेंट करके बता देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और वही प्रश्न जो अच्छे से तैयार कर लेना, आपके 100% परीक्षा में ऐसा कैसा आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत, है ना, ये जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट, ये पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये जो तीनों मिलकर बनाएंगे वो इसमें आपके कठोर कांच का निर्माण करते हैं। तो 115 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कठोर कांच, जो हार्ड ग्लास होती हैं वो इसका निर्माण करते हैं। तो बी वाला उत्तर इसमें सही है। नेक्स्ट है आपके जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बच्चों विटामिन जो आपको याद कर लेना है, विटामिन अपने जो कुछ हैं वो उनको आपको याद कर लेना है, ए, बी, सी, डी, ई और के। और इस बी में कई सारे विटामिनों का समूह, तो इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6, B5, B12 ऐसे नाम होते हैं। तो अपने को ये नाम याद कर लेना है, ए, बी, सी, डी, ई के, ठीक है। तो ये आपके विटामिन है, इन विटामिन के नाम याद कर लेना है। ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये आपके थायमिन होता है, सॉरी ये एक मिनट इसको वापस देखते हैं, ये रेटिनोल होता है ए वाला, और ये आपके थायमिन होता है। इसके अलावा ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और डी होता है टोकोफेरॉल, फिनोफिलॉल। तो ये इनके नाम होते हैं, रासायनिक नाम। तो आपसे पूछे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपके रतुंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई की कमी से बांझपन होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये ABCD के नाम आपको याद कर लेना है। इसके अलावा आपसे पूछे कि कौन सा जल में घुलनशील है? तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जल में घुलनशील, एक तो ये जल में घुलनशील है, और एक होता है वसा में घुलनशील। जो जल में घुलता है वो वसा में नहीं घुलता है, और जो वसा में घुलता है वो जल में नहीं घुलता है। तो देखो जल में घुलनशील विटामिन आपको याद रखना है कि इसको याद कर लेना, इसको 2 ग्रुप में बांट देते हैं। एक तो होता है आपके बी और सी, एक तो बी और सी आपको याद करना, ये अलग, ये किसी में जिसमें घुलेंगे वो जैसे वसा में घुल जाएंगे ये, तो या जल में नहीं घुलेंगे। इस प्रकार से इनका 2 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप है, और बाकी इन चारों का ग्रुप है ADE के अधिक, ऐसा याद कर लेना, है ना। तो अगर ये बात करें तो जल में घुलनशील, तो ये जो दोनों विटामिन है बी और सी, ये दोनों जल में घुल जाते हैं, ये पानी में घुल जाएंगे। जैसे घुलने का मतलब क्या, जैसे मान लो आप पानी में नमक डालेंगे, तो नमक डाल के इसको पानी को हिलाएंगे तो वो घुल जाता है उसके अंदर, तो उसको वो इसके घुलनशील हो जाएगा, है ना। तो ये बी और सी भी आपके जो पानी में घुल जाते हैं, नमक और पानी जिसकी तरह, तो बी और सी विटामिन ये पानी में घुल जाते हैं। लेकिन ये ADE के ये पानी में नहीं घुलते हैं, ये पानी के ऊपर तैरते हैं, ऐसे याद कर लेना। वसा में कौन कौन से घुल जाते हैं? जो विटामिन पानी में घुल जाते हैं वो वसा में नहीं घुलेंगे, यानी कि ये बी और सी इस वसा में नहीं घुलेंगे, ये वसा में तैरते हैं। जबकि वसा में कौन घुल जाते हैं? ADE के, ठीक है, ADE के ये इसमें वसा में घुल जाते हैं। अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना, अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा। तो ये मोटा मतलब फैट हो जाएगी, वसा हो जाएगा, तो ये खाने का मतलब इसमें घुल जाएगा। अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा, ADE की ये अधिक खाएगा तो वसा में मोटा हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। और BC है ना, BC जो 2 विटामिन है ये पानी में घुल जाते हैं, और ये अधिक जो है वो आपके वसा में घुल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 117। क्वेश्चन नंबर 117 की हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो सिंथेसिस होता है फूड की, उसमें ग्रीन प्लांट को क्या कहा जाता है? इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन बनाती हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। CO2 काम में लेती है, और इसके अलावा क्लोरोफिल, ये मिलकर क्या बनाते हैं? O2 रिलीज़ करते हैं कुछ मात्रा में ऊर्जा, और ये रिलीज़ करेंगे, और इसको अपन क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न अपना कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। 2 नाम आते हैं लार के लिए, एक तो नाम याद कर लेना टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम है वो अपने लार में पाया जाता है, याद कर लेना। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो अपने टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट अपने पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो पक्षियों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। अपुष्पी पौधा कौन सा है? इसमें से कौन सा पौधा है जो अपुष्पी, बिना पुष्प वाला होता है, बिना फूल वाला होता है? तो आम के तो फूल आते हैं, मंजरियाँ होती हैं, अभी थोड़े दिन में शुरू हो जाएंगे, फरवरी मार्च में, ये जनवरी फरवरी में जो इसके आम के फूल आना शुरू हो जाएंगे। लिली भी फूल होता है, गुलाब भी फूल होता है, लेकिन फर्न जो होता है उसके कोई फूल
नहीं आता है, तो ये अपुष्पी जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगला प्रश्न आपके हैं कि मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं बच्चों। तो मानव में हड्डियों की संख्या पूछे तो 206 होती हैं। कितनी होती हैं? मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं, याद कर लेना। अब कोई किसी की तोड़ दे तो वो अलग बात है, 205-7 हो जाएगी, वो तो अलग बात है, लेकिन ये 206 हड्डियाँ होती हैं। एक लिंगी पुष्प, ये एक लिंगी पुष्प ये क्या होता है? जिसमें एक उसमें मादा और नर या मादा एक ही होता है, इसको अपन एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अलग अलग होता है, इसको अपन एक लिंगी पुष्प कहेंगे। तो 122 का जो सही उत्तर है वो अपना फर्स्ट जो पपीता है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गुड़हल, सेम और सरसों ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण है, तो बहुकोशिकीय जो होता है मल्टी सेलुलर जो एनिमल होता है वो कौन सा है? तो देखो इसमें 3 नाम जो दे रखे वो एक कोशिकीय, आपके पैरामीशियम एक कोशिकीय, युगलिना एक कोशिकीय और अमीबा भी एक कोशिकीय। लेकिन मछली जो है आपके, ये मछली जो होती हैं वो बहुकोशिकीय, अपन इंसान जो है वो भी बहुकोशिकीय, अपने बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनमें एक एक कोशिकाएं होती है, पैरामीशियम, युगलिना और अमीबा। इन तीनों के नाम याद कर लेना, ये एक कोशिका वाले होते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी आपको बताना है कमेंट करके। कोशिका की खोज किसने की थी कमेंट करके आपको ही बताना है। जबकि ये एक कोशिकीय जीव है तो इसका उत्तर क्या करेंगे? मछली इसका आंसर रहेगा। मछली जो है अपने बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपके पौधों में निषेचन के पश्चात अंडा से विकसित होकर क्या बनता है? तो पौधों में निषेचन के पश्चात अंडा से विकसित होकर फल बनता है। क्या कहते हैं? फल कहते हैं। ये फल की परिभाषा है। पौधों में निषेचन के बाद में जो बनता है अंडा से विकसित होकर वो फल बनता है, तो इसका उत्तर फल करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। ये सेम क्वेश्चन पीछे भी आया था, अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना वाला, ये 3 तो एक कोशिकीय हैं, लेकिन केचुआ जो होता है वो एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। केचुए को आपको याद करना, ये त्वचा से शोषण करता है। केचुआ जो होता है वो त्वचा से शोषण करता है, अपन नाक से शोषण कर रहे हैं, ये केचुआ जो है वो त्वचा से शोषण करता है, याद कर लेना। और मछली जो होती है वो गिल्स, गलफड़े या फिर गिल्स से जो है ये शोषण क्रिया करती हैं। तो ये तो हो गया आपके सारे जो प्रश्न है वो आपके साइंस के क्वेश्चन। 35 प्रश्न साइंस के हो गए। अब अपन डिस्कस करेंगे अपने सोशल साइंस के एसएसटी के। तो एसएसटी के प्रश्न भी देख लेते हैं 35 प्रश्न। फिर से कहता हूँ एक बार आपको कि 49 की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर परचेस कर लेना, क्योंकि इसमें आपको पुराने पेपर ऐसे ही सब मिल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुराने पेपर सोल्व करने 2016 से लगा के 2025 तक जितने भी पेपर हो चुके हैं अलग अलग स्टेट में, वो मैं सभी आपको ऐप के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ देख लेना। बाकी अपने राजस्थान के जितने भी हुए वो तो मैंने डाल ही रखे हैं। अलग अलग स्टेट के जो पेपर वो भी आपको वहाँ पे ऐप के अंदर मिल जाएंगे, सारे के सारे पेपर आंसर के सहित। तो इनको आप ज़रूर देखना है। ऐप के ऊपर टेस्ट भी देना है। ऐप के ऊपर टेस्ट देने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। हर चैप्टर के जो लगभग 12-12 प्रश्न, 12-15 प्रश्न आपके बना रखें। सोशल साइंस के आपकी 4 किताबों के 35 प्रश्न आएंगे। उसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आपकी 3 किताबें तो आपकी सामाजिक की हैं और एक किताब हमारा राजस्थान वाली। तो हमारा राजस्थान वाली किताब से भी आपके प्रश्न आएंगे, तो उनका भी टेस्ट मैंने आपको चैप्टर वाइज डाल दिया है। और साइंस के 35 प्रश्न आएंगे, तो साइंस के 35 प्रश्न भी आपके जो हर चैप्टर के मैंने वहाँ पे आपके टेस्ट के अंदर जो डाल रखे हैं, तो उन सभी प्रश्नों की बार बार से प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से उनको याद कर लेना है। टेस्ट तब तक देते रहना है जब तक कि आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाए, और वो प्रश्न आपको याद नहीं हो जाए तब तक आपको टेस्ट देता रहना है। किसी प्रश्न का उत्तर आपको डाउटफुल लगे, गलत लगे, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर देना मेरे नंबर पे कि सर ये जो क्वेश्चन इसका उत्तर मुझे डाउट लग रहा है, आप इसका जो उत्तर सही बताएं। तो 75 68 35 00 69 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर देना कि इसका उत्तर मुझे गलत लग रहा है, इसका उत्तर सही कौन सा हो सकता है। तो हो सकता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आपको वहाँ पे सही जो उत्तर वो बता दिया जाएगा। वैसे पूरी सावधानी रखी गई है, फिर भी किसी प्रश्न में डाउटफुल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एसएसटी की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 से एसएसटी के प्रश्न है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो बच्चों गायत्री मंत्र जो है वो आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवस्सुः। ठीक है, ये जो मंत्र है ये आपके ऋग्वेद में मिलता है। ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और चारों वेद के नाम भी आपको याद कर लेना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये अपने 4 वेद हैं। ठीक है, चारों वेदों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका 127 नंबर प्रश्न है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, एलोरा अजंता की जो गुफा है वहाँ पे कैलाश मंदिर है, एलोरा महाराष्ट्र में आता है ये, और वहाँ के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। याद कर लेना, कृष्ण प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ ने किसको पराजित किया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, देखो 3 युद्ध होते हैं पानीपत के, और तीनों युद्ध की डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। किन किन को डेट याद है, किस में कौन भाग लिया था, कौन विजय हुआ था, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है उसमें मराठा संघ ने को किसने पराजित किया था? तो ये मराठा संघ को पराजित करने वाला था अहमद शाह अब्दाली। कौन था इसका
पराजित करने वाला अहमद शाह अब्दाली इसका आंसर रहेगा। एक प्रश्न ये पूछता हूँ मैं आपसे कि शेर ए मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है? शेर ए मैसूर, कमेंट करके बताना। देखिए, शेर ए मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है? शिवाजी की अष्टप्रधान मंत्री परिषद में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त था? तो शिवाजी की जो प्रधानमंत्री परिषद थी उसमें सर्वोच्च स्थान कौन होता था? तो वो पेशवा होता था, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। याद कर लेना, प्रधानमंत्री पेशवा इसका आंसर, सटीक आंसर आपके रहने वाला है। अगला प्रश्न है, दम महापात्र की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई? तो दम की जो नियुक्ति होती है वो अशोक के काल में होती है। बौद्ध धर्म से संबंधित दम वाला, तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपके, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बच्चों, शेरशाह जो सूरी है इसका जो मकबरा है वो अपने बिहार का स्थान पड़ता है सासाराम। बिहार का स्थान ये बिहार पड़ता है, सासाराम बिहार में पड़ता है। तो बिहार में इनका मकबरा बना हुआ है। शेरशाह सूरी वही है जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी ही है जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। जबकि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की पूछें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, जिसको अपन दल पंगुल कहते हैं, राय पिथौरा कहा जाता है इनको, पीसी थर्ड जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध होते हैं तराइन के, पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है, पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं। और तराइन के दूसरे युद्ध में जो 1192 में होता है, एक साल के बाद में 1192 में होता है। और इसमें जो ये मोहम्मद गोरी ये जीत जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। मोहम्मद गोरी यही था जिसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। ठीक है, इसने लूटा था सोमनाथ मंदिर, गुजरात वाला जो सोमनाथ मंदिर है उसको इसने लूटा था। नेक्स्ट है ये 133 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो किस स्थल है जहाँ से बंदरगाह के जो साक्ष्य मिलते हैं, बंदरगाह जो मिलते हैं वो कहाँ पे देखने को मिले हैं? तो 133 में जो आपके सही आंसर हो जाएगा, बंदरगाह के जो अवशेष मिलते हैं वो जो लोथल है, जो गुजरात में पड़ता है लोथल, ये लोथल कहाँ पे आता है? लोथल गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात का जो लोथल है वहाँ पर आपको बंदरगाह के अवशेष देखने को मिलते हैं। ये जो कालीबंगा है यहाँ पर आपको काले रंग की चूड़ियाँ ये अपने राजस्थान से, हनुमानगढ़ जिले में इसके जो अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोलंबस किस देश का निवासी था? तो 134 में कोलंबस जो स्पेन का निवासी था, इसको आप याद कर लेना, कोलंबस स्पेन का निवासी था। 135वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों, रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और ज्योतिबा फुले इनका आपको समाज का, इसकी संस्था है इनकी, जो सत्य शोधक समाज है वो इनके संस्थापक थे ये। और गुलामगिरी इनकी किताब थी। इनकी किताब का नाम क्या है? ज्योतिबा फुले की, तो इनकी किताब का नाम है गुलामगिरी। याद कर लेना, ये फिक्स पूछे ही जाने वाले प्रश्न है। तो गुलामगिरी जो किताब है वो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। इनकी जो वाइफ है सावित्रीबाई फुले, वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, वो भी आपको याद कर लेना है। अच्छा, अगला प्रश्न आपके कि भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? तो भारत में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वो महात्मा गांधी ने चलाया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन आता है, तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इनका जन्म किस स्टेट में हुआ था वो आपको कमेंट करके बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री। और इनका जो जन्मदिन है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। इनको गुलाब फेमस पसंद था, तो ये भी आपको याद कर लेना है। सुभाष चंद्र बोस बच्चों नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भगत सिंह ये सबसे कम उम्र में ये शहीद हो गए थे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, और इनको शहीद आजम कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? इसका उत्तर सत्याग्रह का महात्मा गांधी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137 नंबर प्रश्न है, तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? तहकीक ए हिंद एक किताब है, इसके लेखक का नाम क्या था? तो आपको नाम याद करना, अलबरूनी। क्या नाम है? अलबरूनी ने ये किताब लिखी थी, तहकीक ए हिंद। 138 नंबर है कि कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? तो दिल्ली सल्तनत पर अंतिम जो वंश है वो कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके लोधी वंश। 138 का आंसर क्या करेंगे? लोधी वंश इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई? तुजुक ए बाबरी इनकी आत्मकथा है, ये बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये बाबर जो था वो ये तुर्की का था, है ना, तुर्क था, तो ये तुर्की इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था। हर्षवर्धन हर 5वें साल में दान समारोह का आयोजन कहाँ पे करता था? तो बच्चों ये प्रयागराज में करता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
प्रयागराज। और बच्चों प्रयागराज फेमस है ये, अभी कुंभ का जो मेला लग रहा है वो प्रयागराज में ही लग रहा है। आपने कई सारे शॉर्ट स्टेटस वगैरह देखे होंगे। प्रयागराज जो कि यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये प्रयागराज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, फिर इसका नाम क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया है। किन सेलों में जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है, तो किन सेलों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो ये जो सेल रहते हैं ये आग्नेय जो चट्टान होती है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। सेल 3 प्रकार की होती हैं, ये सेल चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है, रबी की फसल कौन सी होती है, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप बच्चों वो फसल होती है जो कि अभी शीत ऋतु में, जो ठंड के मौसम में, विंटर जो सीजन होती है उसमें बोई जाती हैं। अभी कौन सी फसलें बो रखी हैं, तरबूज बो रखी क्या, नहीं, मक्का नहीं बो रखा है, जवार नहीं बो रखी, क्या बो रखे, चने बो रखे हैं। तो अभी की जो सीजन, अभी का मतलब जो सर्दी की ऋतु में बोई जाती हैं वो चने की फसल होती हैं, वो रबी की फसल है। तो चने के साथ में जितनी भी फसलें हैं वो सभी की सभी रबी की फसलें हैं। कौन कौन सी होती हैं, गेहूँ हो जाएगा आपके, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी आपके रबी की फसलों के उदाहरण हैं। जो बची हुई फसलें, मक्का हो गया, मूंगफली हो गई, आपके जवार हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन है, कपास है, चावल है, ये सभी आपके खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जुलाई महीने में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर महीने में काट ली जाती हैं। यानी कि खरीफ वाली जो फसलें होती हैं वो बारिश की फसलें हैं, वर्षा वाली फसलें हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, इसका उत्तर अपन चना करेंगे। चना जो है एक रबी की फसल है। मैंने आपसे ऊपर पूछा था दालों का राजा किसको कहा जाता है, तो बच्चों चने की जो दाल होती है उसको दालों का राजा कहते हैं। चने की दाल को, चना जो होता है उसको दालों का राजा कहा जाता है, याद कर लेना, चना को दालों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट आपके कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है, तो गैर परंपरागत मतलब क्या होता है, जो नवीन में है उसको अपन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। परंपरागत जो चला आ रहा है कई सालों से उसको परंपरागत के, जैसे कोयला समाप्त होने वाला है, परंपरागत है। प्राकृतिक ऊर्जा समाप्त होने वाला है, परंपरागत है। पेट्रोलियम परंपरागत है, लेकिन भूतापीय जो जियो थर्मल पावर होती है वो आपके गैर परंपरागत है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी आपके गैर परंपरागत है और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, भूतापीय कर देंगे, जो आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है 144 नंबर प्रश्न है। 144 नंबर प्रश्न ये कि उत्तर प्रदेश का जो कालीन उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो कालीन उद्योग है इसके लिए भदोही जिला फेमस है। अब ये यूपी का पेपर है इसलिए उनके पेपर में यूपी का प्रश्न पूछा है। आपके राजस्थान में पूछेगा कि वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, तो बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि वस्त्र नगरी किस शहर को कहा जाता है, एक वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से कमेंट करके बताना है। तो ये तो यूपी का पेपर है, यूपी में हो चुका है ये पेपर, 19 नवंबर को ये पेपर हुआ था, 19 नवंबर 2024 को। तो ये वाला पेपर आपकी इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अपने राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आपको फैक्ट याद करना। वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, देखिए कौन किन बच्चों को पता है वस्त्र नगरी किसको कहते हैं, या टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं इसको, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसको क्या कहते हैं, तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा जो भूखंड था उसको पेंजिया कहा जाता है, क्या कहते हैं, पेंजिया कहा जाता है। 146 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, कौन सी ठंडी धारा नहीं है, मतलब 3 तो धारा ठंडी है, एक गर्म धारा है, तो गर्म धारा का नाम आपको बताना है। 146 का आंसर हो जाएगा इसमें, ब्राज़ील धारा ये गर्म धारा है, बाकी पेरू है, लेब्राडोर है और बेंगुला है, ये तीनों ही आपके किसका उदाहरण है, ये तीनों ही जो उदाहरण है वो आपके ठंडी धारा के उदाहरण है। ब्राज़ील धारा आपके गर्म धारा का उदाहरण है। 147 नंबर है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो नरोरा देखो ये यूपी का पेपर है तो यूपी का ही पूछेगा। और अपने राजस्थान में कहाँ पे, तो अपने राजस्थान में है रावतबाटा में, याद कर लेना, रावतबाटा में अपने परमाणु ऊर्जा केंद्र है। रावतबाटा किस जिले में आता है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है कोटा के पास में, लेकिन आता है ये चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा है ये रावतबाटा। तो भैंसरोडगढ़ जिला वगैरह ये आता है ना, ये सभी चित्तौड़गढ़ जिले के हिस्से, बेगू, भैंसरोडगढ़। आप में से कोई बच्चे अगर इस साइड के हैं, बेगू के या भैंसरोडगढ़ के, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना। चित्तौड़गढ़ जिला लगता है इनके और काफ़ी दूर पड़ता है जिला मुख्यालय से इनका। तो ये रावतबाटा जो अलग हिस्सा है पूरा, ये आपको अच्छे से देख लेना है। नरोरा कहाँ पे, आपने यूपी में है। आपसे पूछे कि काकरापारा कहाँ है, तो काकरापारा अपने गुजरात में है। केगा कर्नाटक में आता है, केगा कर्नाटक में। और तारापुर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ लगा था, तो ये आपके तारापुर में लगा था, जो तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यूपी में आपकी नरोरा याद कर लेना है, गुजरात में आपका काकरापारा याद करना है, कर्नाटक में केगा याद कर लेना है, और तमिलनाडु का कलपक्कम याद कर लेना है, और राजस्थान का आपको रावतबाटा याद करना है। यही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पे परमाणु से ऊर्जा बनती है, अपने घर में जो बिजली आती है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से आती है। और अपने चित्तौड़ वाला जो है ना ये रावतबाटा, इसमें भारी जल भी बनता है, D2O बनता है, भारी जल भी यहाँ पे संयंत्र लगा हुआ है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 हो गया, 148 की ओर बढ़ते हैं। 148 है कि वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो बच्चों वलित पर्वत श्रृंखला जो है
जो फोल्डेड माउंटेन है वो अपने हिमालय होगा, तो हिमालय इसका सही आंसर रहेगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों में से होती है, तो निम्न में से कौन सी पवनों के द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी पवन के द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। 150 नंबर प्रश्न है कि गंगा और यमुना का संगम स्थल कौन सा है, तो गंगा यमुना जहाँ पर एक स्थान पर मिलती है, पहले ये अलकनंदा और ये अपने जो यमुना ये भागीरथी, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, गंगा बनाती है। फिर गंगा जो मिलती है वो एक अलग स्थान पे बनती है, लेकिन गंगा और यमुना का जो संगम होता है वो एक अलग स्थान पे होता है, तो वो उसको अपन प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज के अंतर्गत ये जो दोनों नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पर अभी कुंभ का मेला चल रहा है 2025 में, जो कुंभ चल रहा है वो 2025 का जो कुंभ है वो अपने प्रयागराज यूपी में ही लग रहा है। तो ये आपको देवप्रयाग वगैरह ये सभी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में आया था। अपने राजस्थान के अजमेर जिले का तिलोनिया एक गांव है जहाँ के एक आंदोलन चला था अरुणा राय ने, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है ये अरुणा राय, और इन्हीं की बदौलत ये सूचना का अधिकार सभी को मिला है। आप चाहते तो किसी भी विभाग से जो अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तो ये एक 2005 में ये आया था। जबकि आपको पूछे कि शिक्षा का अधिकार कब आया था, तो शिक्षा का जो RT आया था वो 2009 में। ये RTI है, याद कर लेना, ये RTI है, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो RTI पूछे तो आपको करना है 2005, और RTE पूछे RTE तो ये राइट टू एजुकेशन ये आपके 2009 में आया था। RTE 2009 का है, RTI 2005 का है। नेक्स्ट है आपके कौन सा संसद का भाग नहीं है, तो बच्चों संसद का भाग कौन नहीं होता है, तो संसद का भाग जो नहीं होता है वो देखो राष्ट्रपति तो होता है, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है, ये इसका अंग नहीं होता है। अनन्य भाग का मतलब अंग नहीं होता है, ये इसका पार्ट नहीं है। जबकि जो ये 3 अंग होते हैं इसके, अनन्य भाग होते हैं, ठीक है, तो इंटरनल पार्ट होता है ये। जबकि इसमें सदन पूछे तो आपके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं। लोकसभा जो होता है इसको अपन अस्थायी सदन कहते हैं, जनता का सदन होता है, इसमें जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं। और ये राज्यसभा होते हैं जो राज्यसभा सीधे नहीं चुनते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होता है वो सीधा नहीं चुनता है, इसको अपने द्वारा जो चुने हुए जनता के द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं इनको, जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, ये सभी इनको चुनते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। और ये होता कौन है, ये देश का उपराष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति कौन है, ये जगदीप जी धनखड़ हैं, श्री जगदीप धनखड़, ये अपने देश के उपराष्ट्रपति हैं अभी। और ये धनखड़ साहब जो हैं वो अपने राजस्थान के निवासी हैं बच्चों। राजस्थान का जिला है झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला जो सैनिक जिला है, बहुत सारे यहाँ पे सैनिक हैं, तो शेखावटी का जिला है ये झुंझुनू जिला। यहाँ पर जो इनका जो संबंध है, और ये चित्तौड़गढ़ जिला का जो सैनिक स्कूल है, आप बच्चों में से कोई बच्चे सैनिक स्कूल के बारे में जानते होंगे चित्तौड़गढ़ वाले, तो ये सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं। ये सैनिक स्कूल जो अपने चित्तौड़गढ़ में है वहाँ पर पढ़े हुए हैं, अभी देश के उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के सभापति हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं बच्चों, वो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिरला जी हैं। दूसरी बार ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष बने, और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कोटा बूंदी है। जो कोटा बूंदी वाले बच्चे हैं वो उनको अच्छी प्रकार से जानते हैं, ओम बिरला जी। ये ओम बिरला जी जो हैं वो कोटा बूंदी से सांसद हैं। और इनके जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, MP कहा जाता है उनको, सांसद कहते हैं इनको। और जबकि अपने विधानसभा में जो होते हैं वो विधायक होते हैं। विधानसभा में कितनी सीटें अपने विधानसभा में बच्चों, अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें, तो विधानसभा की 200 सीटें हैं। 200 MLA है अपने राजस्थान में। आपका MLA का नाम क्या है मुझे कमेंट करके बताना। और आपके जो MP हैं, MP अपने राजस्थान में 25 MP हैं लोकसभा के, और 10 MP हैं अपने राज्यसभा के। तो 10 और 25 दोनों मिला के अपने संसद से कितने जाते हैं, 35 MP राजस्थान से जाते हैं। 35 कैसे, 25 तो जाते हैं लोकसभा में और 10 जाते हैं अपने राज्यसभा में। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अभी हाल ही में अपने जो MP राजस्थान से MP रहे जो मनमोहन सिंह जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी डेथ हो गई, तो वो भी अपने राजस्थान से MP थे। इसके अलावा जो सोनिया गांधी वो भी हाल ही में MP बनी है राजस्थान से। तो ये कुछ नाम है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें, तो 550 आपको याद करना है। 550 कुल सीटें होती है लोकसभा की। अभी वर्तमान में जो 500 इसमें से 2 सीटें वो लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, अभी उसको हटा दिए हैं एंग्लो इंडियन वाले को। जबकि 250 होती है राज्यसभा की।
250 होती है राज्यसभा की, और इसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य। ये जो राज्यसभा होती है इनके 12 सदस्यों को जो लोकसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके बताना। देखिए राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में। तो ये खूब सारा मैंने आपको और एक्स्ट्रा, देखो हर वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहेगी, आप चैनल के साथ बने रहें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो जो मौलिक अधिकारों की संख्या है, अधिकार अभी वर्तमान में 6 ही है। मूल संविधान की बात करें, जब संविधान बना उस समय मूल अधिकार 7 थे, बीच में जो एक अधिकार को हटा दिया। कौन सा अधिकार हटाया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। तो संपत्ति के अधिकार को हटाने के कारण अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 ही हैं। ये 10 क्या है? तो 10 बच्चों ये मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में आपके 10 कर्तव्य थे, अभी वर्तमान की बात करें तो 11 कर्तव्य हो चुके हैं। 11वां कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां कर्तव्य जो शिक्षा का अधिकार है, वो कर्तव्य जो है उसमें जोड़ा गया है कि हर अभिभावक का कर्तव्य कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को जो स्कूलों में, सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। इसको पढ़ने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है बच्चे को। 6 से 14 साल के हर बच्चे का ये अधिकार बनता है। तो कर्तव्य है ये, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना अभिभावक या माता पिता का कर्तव्य है कि उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 1 से लगा के 8 तक वो तो होनी ही चाहिए। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य में आता है। अधिकार कितने? तो अभी 6 ही हैं, पहले 7 थे। और मौलिक जो कर्तव्य हैं वो अभी 11 है, पहले कितने थे? 10 थे। तो एक तो इसमें कम हुआ है अधिकार तो, और इसमें मौलिक कर्तव्य वो बड़ा है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ये आपके अस्थायी सदन होता है, याद कर लेना, ये परमानेंट होता है, अस्थायी सदन होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं, इसके 2/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। और ये जो सर्कल है वो चलता रहता है, कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को कभी भी भंग कर सकते हैं, लोकसभा को कभी भी जो भंग किया जा सकता है। और हर 5 साल में इसके चुनाव होते हैं। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो परमानेंट होती है। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 5 साल होता है। एमपी जो बनता है लोकसभा में वो अपने 5 साल के लिए बनता है। आपके एमपी का नाम बताना मुझे कमेंट करके कि आपका एमपी कौन सा है। मैं आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कमेंट करके वापस बता दूंगा। नेक्स्ट है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे 154 का। तो राज्यसभा को तो कभी भंग ही नहीं कर सकते, तो परमानेंट होती है, कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो 156 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 156 का आंसर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा को तो भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान निम्न में से किसके मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक किसको समझते हैं? तो ये न्यायपालिका को समझा जाता है। न्यायपालिका में क्या क्या 3 अंग होते हैं, 3 स्तर होते हैं न्यायपालिका के। एक तो केंद्र सरकार के लेवल पे, केंद्र स्तर पे वो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। राज्य सरकार का होता है आपके हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। और जिला स्तर पर होता है आपके जिला का न्यायालय, मजिस्ट्रेट। ये 3 होते हैं, और इसमें आपको याद कर लेना है 3 जो है इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट जो है अपने नई दिल्ली में है, और हाई कोर्ट अपने राजस्थान का जोधपुर में है। जोधपुर की एक जो बेंच है, शाखा है, वो अपने जयपुर में भी बनी हुई है। अगला प्रश्न आपके 156 नंबर क्वेश्चन है कि जो लोकतंत्र है इसका चौथा स्तंभ कौन सा होता है? तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है वो मीडिया होती है। मीडिया लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है। तो 156 का करेक्ट आंसर क्या करेंगे? 156 का करेक्ट आंसर चौथा ऑप्शन मीडिया करेंगे। ये 4th पिलर होती है डेमोक्रेसी का। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। ये आपके उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो देखो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री इसमें आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो गोविंद वल्लभ पंत हैं। अपने राजस्थान की पूछे तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, ये मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री। जबकि निर्वाचित की बात करें तो टीकाराम पालीवाल है। निर्वाचित का मतलब जो इलेक्टेड हुए हैं, जो वोट से जीते हैं, वो आपके निर्वाचित कहलाते हैं। निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो हीरालाल, ये टीकाराम पालीवाल, दौसा से ये संबंध रखते हैं अपना, टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल इनका नाम आपको याद कर लेना है। राजस्थान के पहले क्या थे? सीएम थे। सबसे लंबा कार्यकाल की सीएम का रहा राजस्थान में। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है उनको, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। और जो इन्होंने जो मोहनलाल सुखाड़िया ने सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल के रूप में अपना सीएम के रूप में कार्य किया था। इससे पहले थे अपने जो गहलोत साहब थे, वो भी जो 3 कार्यकाल इनका भी पूरा हुआ है, 15 साल इनका कार्यकाल रहा है। और जो सुखाड़िया हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, इनका जो कार्यकाल है वो 17 साल इनका कार्यकाल रहता है। मतलब 3 कार्यकाल से भी ज़्यादा समय इनका रहता है। अगला प्रश्न है कि जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 21 साल।
अगर आप 21 साल के तो जिला पंचायत का जो जैसे जिला परिषद होती है उसका जो सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें, तो बच्चों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, 80 सीटें हैं। अपने राजस्थान में कितने, तो अपने राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की। राज्यसभा की बात करें तो अपने राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। टोटल संसद में 10 प्लस 25 दोनों मिला के 35 सदस्य अपने संसद में बैठते हैं राजस्थान से। सबसे ज़्यादा अपने यूपी में है, कितने, 80 हैं। राजस्थान की सीटें कितनी, तो राजस्थान की 25 हैं। और किस राज्य की 25 है, तो अपने याद कर लेना, आंध्र प्रदेश की भी 25 ही हैं। आंध्र प्रदेश में भी राजस्थान के समान 25 ही सीटें अपने लोकसभा की हैं। संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो संविधान सभा का जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि देश के पहले राष्ट्रपति बने हुए, ये अपने अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी किसको बनाया था, तो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को बनाया गया था। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 1 से लगा के ये 91 से लगा के 60 तक, 160 तक, ये आपके 70 प्रश्न हो गए। अब तक कितने प्रश्न हो गए, 70 प्रश्न हो गए। अब आपके गणित का पेपर शुरू होता है। 20 प्रश्न आपके गणित के भी पूछे जाएंगे। तो गणित का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, क्योंकि देखो पेपर वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटे का वीडियो अब तक हो चुका है, आप 1 घंटे से लगातार वीडियो देख रहे हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊँ, इसका सोल्यूशन मैं आपको और अलग से वीडियो में समझा दूंगा। फिर भी मैं जिन प्रश्नों में लगेगा कि इसका सोल्यूशन करवाना चाहिए, उसको मैं आपको साथ में करवा दूंगा। 161 का पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है, तो इसकी आयत और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो इसका जो उत्तर है 161 का, वो करेक्ट आंसर आपकी 2:3 हो जाएगा। मैं देखो इसका जो 2/3 यहाँ पे दे रखा है, 2/3, तो इसका उत्तर 2 और 3 ही हो जाएगा, 2/3 उत्तर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फुल सोल्यूशन में आपको इसका गणित का अलग वीडियो बना दूंगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा होगी, इस कारण मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में इसको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न 162 नंबर है कि अभिषेक के पास 7 रुपये 45 पैसे थे, उसने 5 रुपये और 30 पैसे की टॉफ़ी खरीद ली। अब कितने पैसे बचे, तो 7.45 में से आपको 5.30 घटाना है। ठीक है, घटाने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दशमलव वाले में ये याद रखना है। तो 5 के 5, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 रुपये और 15 पैसे बचेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस समीकरण में x बराबर 0 लिखने पर मान 5 आता है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें x की जगह पे 0 लिख लो, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आपके 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a प्लस 1 बराबर कितना आएगा, उत्तर 5 आएगा। तो 0 का मान a का मान ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस का a प्लस 1 बराबर 5। a का इधर ले आएंगे तो ये आपके प्लस का a हो जाएगा, और प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 - 5 बराबर आपका प्लस का a हो जाएगा। 1 में से 5 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा। तो माइनस का 4 आपके डी ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि दो राशियाँ x और y में प्रतिलोम में समानुपाती हैं तो वो राशियाँ कैसी होगी, तो प्रतिलोम में अगर वो समानुपाती हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है 164 का वो फोर्थ हो जाएगा। x और y का जो मान हमेशा अचर रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेमी है, पाइप के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितनी टेप की आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये टेप लगेगी वो इसकी परिधि के बराबर लगेगी। ठीक है, एक चक्कर लगा रहे तो उसकी परिधि के बराबर आएगी। तो परिधि ज्ञात कर लो। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। 2 × पाई का मान 3.14 लेना है, तो 3.14 लेंगे, और r का मान कितना है 10 है। पॉइंट को हटाएंगे, बटे में लगेगा 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 को 314 से गुणा कर लो, तो डबल कर लो 314 का, तो कितना हो जाएगा, ये 628 हो जाएगा। 1 0 है नीचे, तो 10 का भाग दे देंगे, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 62.8 उत्तर आएगा। 62.8 आपके डी ऑप्शन में दे रखा है, करेक्ट आंसर डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न आपके 15% वार्षिक दर से 10,000 रुपये उधार लिए तो 3 साल बाद ब्याज कितना होगा। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। सरल ब्याज का सूत्र होता है PRT/100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो मूलधन कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटे में लगेगा 100। मूलधन कितना 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 और 10,000 के बाद में समय कितना है, समय है 3 साल बाद, और दर कितनी है 15%, और बटे में आएगा आपका 100। 2 0 से इसके 2 0 काट देंगे, 15 × 45 हो जाएगा, और इसके 2 0 और लग जाएंगे, तो 4500 इसका आंसर आ जाएगा। 4500 आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना ये 167। इसमें आपको 6859 का क्या ज्ञात करना है। 6859 का आपको
ये क्यूब रूट ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। घनमूल नहीं, घनमूल निकालना है इनका, वर्गमूल नहीं निकालना है। घनमूल निकालने के लिए टुकड़े करेंगे इनके, और फिर इनका क्या करेंगे, 2-2 के 3-3 के जोड़े बनाएंगे। 3 लिखा हो तो 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो ये इसका जो भाग लगाएंगे तो इसमें 19 का भाग जाएगा। किसका भाग, ये 19 के घन है, ये किसके घन है, 19 के घन है, तो इसका उत्तर अपन 19 कर देंगे। जैसे आपको 1100, ये 1331 का याद होगा, 1331 किसका घन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 21, ये 11 का हो जाएगा। 1331 ये 11 का घन है। 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके, 11 को 3 बार गुणा करने पे 1331 आएगा। आपको कमेंट करके बताना है 12 का घन, 12 का घन कितना होता है, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है आपके, इस संख्या में 11 से विभाजित हैं, तो आपको सबसे छोटा अंक बताना है जो 11 के स्थान, इस स्टार के स्थान पे आ जाएगा। तो 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, ये 1, 3, 5 के स्थान पे जो नंबर आ रहे हैं उनकी जोड़ करेंगे, और 2, 4, 6 वाले की भी जोड़ करेंगे। तो 2 नंबर पे आ रहा है आपके, एक तो 4 आ रहा है, और 4 पे आ रहा है आपके 4, ये आ जाएगा 4। और इधर कितना है, ये इधर है 4, और 4 के बाद में है, एक मिनट इसको वापस देखते हैं, 4, 8 और ये 7 भी है इसमें आपके, तो ये 8 और 7 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके, एक मिनट इसको वापस करते हैं। एक तो आएगा 8 स्टार और 4, ये 7 में आएंगे, और ये आएगा आपके 4, 7 और 3, तो 7 और 4 10, 7 और 4 11, 11 और 3 14, एक तो आ जाएगा आपके 14। और इधर कितना आ रहा है, 8 और 4 12। अब 12 में से आपको ये घटाना 14, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना रखें कि सबसे छोटा अंक रखें पे, घटाने पर आपकी या तो 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आ जाए। तो 12 में कितना जोड़े कि यहाँ पे 0 आ जाए 14 घटाने पे, तो आपके 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, 2 रखेंगे, इसका उत्तर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। सम द्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं दे रखी आपको, 2x प्लस दे रखा आपको 3, और तीसरी भुजा दे रखी आपको ये वाली। तो इसमें इसका परिमाप ज्ञात करना, तो परिमाप कितना आएगा, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। 2 भुजा बराबर है, उससे x का मान निकाल लेंगे, और इससे x का मान निकालने के बाद में तीसरी भुजा का मान पहले का दोनों का निकाल लेंगे। तो समान भुजा कौन सी है, समान भुजा अपने 2x प्लस 3 बराबर है 4x माइनस 1। ये दोनों समान भुजा ऐसा सवाल में हमें दे रखा है, तो ये बराबर करके x का मान ज्ञात कर लो। तो 2x को इधर ले आओ और माइनस 1 को इधर ले आओ, तो 3 में से 1 घटेगा और 4x में से 2x घटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा इधर, और इधर भी आपका 2 बचेगा, तो कितना बचेगा, x बराबर 1 आएगा। तो x बराबर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। ये कितना होगा, 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा। तो ये इनकी भुजा आ जाएगी, ठीक है, x का मान रखने पे इसकी भुजा आ जाएगी। फिर अपने को इनका परिमाप ज्ञात करना, तो जोड़ कर लेंगे, इनकी परिमाप निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ कर लेंगे। एक मिनट वापस देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा लिखने में कहीं मिस्टेक हुई है। तो 2x प्लस 3 बराबर 4x माइनस 1, 2x को इधर लाएंगे और माइनस के 1 को इधर लाएंगे, तो प्लस का जाएगा, तो मैंने घटा लिया था, उसको जोड़ना था इसमें। 3 प्लस 1 बराबर 4x माइनस 2x, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और बराबर में 2x बचेगा। तो x का मान कितना आएगा आपके, 2 आएगा। x का मान 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 7 आएगा। 2 दूनी ये 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा, तो ये 7 आएगा। और तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, x का मान 2 रखेंगे, तो 2 अच्छे 6 में से 2 जाएगा, तो आपका 4 आएगा। इन सब का परिमाप ज्ञात करना है, तो इन सबको जोड़ लेंगे, तो 7 और 7 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 और 4 18 हो जाएगा, तो उत्तर आएगा आपके 18 सेंटीमीटर। प्रतिशत में बदलना है इनको, तो 2/3, 3/5 इनका प्रतिशत कितना होगा। तो प्रतिशत इनका सबको जो भाग दे देंगे, ये इसका जो आंसर है वो आपके कितना आएगा, 20, 30 और 50 आ जाएगा। तो उत्तर करेंगे 2:3 का, तो 20, 30 और 50 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके ये क्वेश्चन नंबर 171, किसी संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या मान लेंगे x, इसमें जोड़ेंगे 3/4, किसी संख्या के 3/4 में, संख्या है ना x, उसमें जोड़ेंगे अपन 3/4, तो x का 3/4 कितना है, x इसमें इसका 3/4, तो 3/4 हो जाएगा अपने 3/4, तो संख्या का 3/4 ये रहेगा 3x/4, इसमें जोड़ते हैं अपन 2/3, तो कितना मिलता है, 15 मिलता है। तो हल कर लेंगे इसको, 3 चौक 12, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे प्लस की संख्या बराबर से उधर ले जाएंगे, तो इसका उत्तर आएगा आपके
तो ये 3x/4 बराबर 15 - 2/3। इसको हल करेंगे 15 - 2/3 को, तो ये कितना आएगा आपके 15 × 45 और -2 और बटे में 3, तो 45 में से 2 हो जाएगा तो कितना 43 बचेगा। तो 3x/4 बराबर कितना आएगा आपके 43/3 आएगा। इसको हल करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। तो 43 को गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे 43 को, तो 4 × 12, तो 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा। बटे में आएगा 3 × 9, तो 172 में भाग देंगे 9 का भाग दे देते हैं। तो 172 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 9 दूनी आते हैं 18, तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार भाग जाएगा। 9 एकम 9 बचेंगे अपने 8, 82 हो जाएंगे। 9 9 में 81 बचेगा 1 और बटे में 9, तो 19 सही 1/9 इसका आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका ये क्वेश्चन नंबर 172 में आपको ये बोर्ड मास का नियम का उपयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करना है कि 1 भाजक ये 1 + 1 1 + 1 भाजक 1 भाजक 1 इसका मान आपके कितना आएगा। तो इसमें आएगा आपके 1, फिर 1 का भाग देंगे इसमें, तो ये आएगा आपके 1 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर आपके आएगा ये 1/2 1/2 में ये 1 भाजक आपके आएगा 1 प्लस ये आएगा 1/2, ठीक है। तो ये आएगा आपके 1/2। अब 1/2 है ये, तो इसमें अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 1 भाजक 3/2 आ जाएगा। तो 1 इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 में भाग देने पर 2/3 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 172 का जो आंसर है वो आपके 2/3 आएगा। 2/3 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो 172 का आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का मस 4 है, एलसीएम 496 है और इसकी एक संख्या 124 है, तो दूसरी संख्या बतानी। तो इसका उत्तर कितना होगा, इसका जो आंसर है उसमें इन दोनों को गुणा करके इसका भाग दे देंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, a × b बराबर एलसीएम × एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणा बराबर उनका एलसीएम × एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 496 और अपना जो एचसीएफ है वो कितना है 4 है, और ए कितना दे रखा है, एक संख्या 124 दे रखी है। तो बी ज्ञात करें तो इस बी का यही रखेंगे 124 का इसमें भाग दे देंगे। 4 के पार से काटेंगे 4 एकम 4 और ये 31 बार कटेगा। फिर 31 के पार से कट जाएगा 6 बार, ठीक है। तो 6 बार ये काट देंगे। तो इसका उत्तर कितना आएगा 174 का उत्तर आएगा आपके 6। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपने 174 में इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 मिनट, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। 4 लास्ट में 8 बार कटेगा, ये 31 के पार से 8 बार कटेगा। तो 174 में करेक्ट आंसर आपके 3 हो जाएगा 8। ये आपको ADC के कोटिपूरक कोण को ज्ञात करना है, सप्लीमेंट्री एंगल को ज्ञात करना है। अच्छा, कोटिपूरक का भी समपूरक ज्ञात करना है, मतलब सप्लीमेंट्री का भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करना है। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है आपको, ये समपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। और कोटिपूरक पूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 90 होता है। तो पहले तो अपन इसमें ये ज्ञात करेंगे ADC क्या है, ADC ये वाला कोण है। तो इसको ज्ञात करने के लिए इन तीनों को जोड़ के 180 में 360 में से घटाएंगे, तो 67 और 112 और अपने 100, इन तीनों को जोड़ेंगे 7 2 9 6 और 1 7 और 2 279 आ रहा। अब 279 को घटाएंगे अपने 360 में से 279, 10 में से 9 जाएगा तो 1 और ये 5 हो जाएंगे, 15 में से 7 जाएगा तो 8, ठीक है। और ये 81 डिग्री होगा। तो 81 का जो आपको पूछा है पूरक कोण तो कितना होगा आपके 9 हो जाएगा। 81 का पूरक कोण कितना होगा 9 होगा। इसमें से घटा लेंगे 180 में से 81 को, 90 में से 81 को घटाएंगे तो इसका पूरक कोण कितना आएगा 9 डिग्री आएगा। अब 9 का आपको संपूरक ज्ञात करना है, तो 180 में से 9 को घटा लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा। तो 171 आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न है AOC का मान ज्ञात करना है। AOC तो देखो यहाँ पे कितने कोण है, यहाँ पे आपके 80 डिग्री का कोण है, तो यह 100 डिग्री का कोण है। तो इसको अपन यहाँ मिलान कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला कोण, ये इसका केंद्र के कोण का आधा होता है। तो पहले ये कितना है, ये 100 है, तो ये सामने वाला आपके 180 में से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपके D वाला आ जाएगा। तो D वाला ज्ञात करने के लिए 180 में से घटा लेंगे 100 को, तो कितना आएगा आपके 80 आएगा। यहाँ पर अगर 80 तो इसका डबल है आपके यहाँ पे सेंटर पे होता है, तो ये आपके 160 हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका उत्तर 160 आ जाएगा। अगर यहाँ O के 160 दे रखा तो D का मान आपके 80 आता है। ऐसे इनमें से किसका उत्तर जो 0 के बराबर नहीं है,
तो ये जो आपकी दे रखा है ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पे 0 + 10 की घात 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 लगाने पर उसका उत्तर 1 आता है और 1 में 0 जोड़ें तो आपके 1 ही आता है। अगला प्रश्न अपना ये कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, 3 3 और 1 10 हो जाएगा, 10/3 आएगा। 10/3 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम करना है तो इसको उल्टा करेंगे, 3/10 आएगा। अब 3 में 10 का भाग देना मतलब 1 0, तो एक संख्या छोड़ के एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 0.3 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 0.3 किस में दे रखा है, आपके ब में दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में, तो ये वाला इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके इन आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो पहले सबसे छोटा अंक आएगा इसमें से 12 आएगा। पहले देखो 2 बार 12 है तो 2 बार 12 लिख लेंगे, 12 और 12। फिर आएगा इसमें 13, तो 13 भी 2 बार, देखो तो 2 बार इसमें 13 लिख लेंगे, 13 और 13। फिर आएगा इसमें 14 2 बार, तो 2 बार 14 लिख लेंगे, तो 14 और 14। फिर आएगा इसमें 16, तो एक बार है इसमें 16, एक बार है इसमें 19, ये लिख लिया। कितनी बार गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, एक संख्या और कोई कोई बची हुई है। तो ये 13 कितनी बार लिखी मैंने, 13 लिख लिए, 16 लिख लिए। एक बार इसको वापस गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और इधर कितना हो रहा है अपने, इधर हो रहे अपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो रहे हैं। संख्या कौन सी कम हो रही देख लेते हैं। देखो वापस देख लेते हैं, ये 14 इसमें 3 बार, देखो 14 मैंने 2 बार लिखा, तो 14 इसमें 3 बार है, तो 14 एक बार और लिखना पड़ेगा, फिर 16 और फिर 19 है। तो अब इसमें बीच में कौन आ रहा है, देखो 9 नंबर है, 9 में अब 9 जने खड़े हैं, 9 आदमी खड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें बीच में कौन सा होगा, तो बीच में इधर भी बराबर नंबर छूट जाए, इधर भी बराबर नंबर छूट जाए, तो ये होगा आपके, ठीक है। तो ये ऐसा आपके बीच में मध्यक हो जाएगा। तो इसमें बीच में कौन आ रहा है, आपके 9 नंबर, तो 4 इधर से छोड़ो और 4 इधर से छोड़ो, जो बचेगा वो हमारा माध्यक हो जाएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। तो 4 इधर छूटे, 4 इधर छूटे, 8 हो गए, एक बीच का जो आपके माध्यक हो जाएगा 14। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आपके 14 हो जाएगा। ऐसे आपका अगला प्रश्न है, इनका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो इसका मान ज्ञात करने, ये मोड है, तो ये माइनस की संख्या तो प्लस में आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7/9 का प्लस का 7/9 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके प्लस के 7/9 आएगा। 7/9 आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो 180 का जो सही आंसर है वो कितना आएगा, आपके फर्स्ट ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। तो इसका उत्तर आपके 1 कर लेना है। तो ये था आपका पूरा सेट का पेपर, मैंने सोल्व करवा दिया 1 घंटे और 17 मिनट में। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। आपके एसएसटी के, साइंस के, गणित के सारे पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिए। आपके ये वाले मेट वाले पेपर है, आकृति वाले, ये भी मैं आपको करवा दूंगा एक वीडियो में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं जितने भी पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ उन सभी को ध्यान से देख लेना। और ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ आप ले लेना इसको 49 की प्राइस में, और वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना, आपका जो श्योर सिलेक्शन उसमें आराम से हो जाएगा। कई सारे बच्चों ने यहाँ पे लास्ट ईयर भी तैयारी की थी, और उनकी जो 48,000 की जो 1000 की जो स्कॉलरशिप है वो चालू है, मतलब उनको मिलना शुरू हो गई है। तो आपको भी मिलेगी, ये बिल्कुल आपको तैयारी अच्छे से करनी है। 19 जनवरी का पेपर बहुत ही शानदार होगा आपके। देखो इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। 180 के 180 प्रश्न गोले भरने, और हर संडे को आपको प्रैक्टिस करनी है गोले भरने की। यानी कि अब आपके पास में समय कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें आपको जो बबल्स भरने की आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और अगर आपको OMR शीट बनना नहीं आती है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें आपको कैसे OMR शीट बननी है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ऐप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट है वो देना है। 2016 से लगा के 2025 तक के सारे पेपर मैंने डाल रखे हैं, वो सभी पेपर आपको एक बार सोल्व करना है, और प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसमें सिलेक्शन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, और आपके जो 8वीं की विज्ञान के जितने भी पेपर हैं, आपके पार्ट हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना। उनकी जो MCQ वगैरह वो सारे याद कर लेना। SST के मैंने अब सामाजिक में आपके कोई किताब के पीछे पार्ट के उत्तर नहीं दे रखे हैं, तो आप जो उसके टेस्ट के अंदर आप सारे पेपर के जो अवश्य वाला प्रश्न देख सकते हैं। गणित के भी, मैथ के भी आपको सारे टेस्ट पेपर आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। ऐप के ऊपर आप ज़रूर विजिट करना, और रोज़ाना शाम को 6 बजे से 9 बजे जो टेस्ट होता है उसको ज़रूर देना। और टेस्ट देने के बाद में अपना जो स्कोर है अपने स्टेटस पे अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी प्रकार के लंबे वीडियो बनाए जाए, फिर शॉर्ट एक एक विषय के बनाए जाए, ये भी आप कमेंट करके बता देना। कि जैसे मैंने ये वाला वीडियो बनाया 1 घंटे और 20 मिनट का होने जा रहा है,
ठीक है, 1 घंटे और 20 मिनट का ये होने जा रहा है। तो क्या इसी प्रकार से लंबे वीडियो बनाए जाएँ या फिर एक एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाए जाएँ? कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।